ऑन हो गया। चलिए, स्वागत है सभी का। अभी अभी वॉइस आ रही होगी, वॉइस आ रही होगी, नहीं वॉइस प्रॉब्लम नहीं है अब, ठीक है। आवाज़ आ रही है, हाँ अभी आ रही होगी। अभी बताइए जल्दी से। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा। तो बढ़े अब आगे। हाँ जी, सुप्रभात जी। वॉइस अब ठीक है, अब आ रही है वॉइस, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करें फिर। जैसे कि कल मैंने बोल दिया था कि आपका एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा, मतलब आप लोग एक होता है ना कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले जो चीज़ें पढ़ी हैं वो थोड़ा सा आपका जा रहा है बोरिंग वे में। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। संडे को इस बार हो रही है, आगे संडे को क्लास नहीं, सॉरी सैटरडे और संडे नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को रिवीजन का भी समय दिया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें। देखो, हिस्ट्री थोड़ी सी है, अब अपने आप में एंशियंट हिस्ट्री थोड़ी सी परेशान करने वाली है। कुछ बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती है, कुछ को नहीं लगती है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना करें। हाँ, पीडीएफ के बारे में बच्चा मैंने बोल दिया है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। एक नया टॉपिक आज से शुरू हो रहा है। वेरी गुड आफ्टरनून, हेलो, राधे राधे, सभी का स्वागत है। All Stone Age sites in one lecture on map. It will help in solving east to west type arrangement. हाँ बिल्कुल आदित्य पांडे जी, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूँ। तो उस पर मैं सोच रही हूँ कि एक आपका जो है, जब अभी कुछ दिनों बाद ना आपकी प्रैक्टिस सेट शुरू होंगे ना वाईटी पर, यूट्यूब पर, तो उसमें जब टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस रखेंगे ना, तो वहाँ पर थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी जो है डिटेल में पढ़ाई, क्योंकि सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों को पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ। बेटा एक बात बताओ, कल वाली क्लास में किसको प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। मैंने आप लोगों के जो डाउट ग्रुप है उसमें इतने सारे कमेंट्स देखे हैं कि हिस्ट्री समझ नहीं आ रही है। तो बस मैं वही जानना चाहती हूँ कि आखिर आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों ने बोला कि बायलिंगुअल करा दो, बायलिंगुअल हो गया है। आपने एक दिन मुझे बोला कि मैम हैंड रिटन कर दो, तो मैंने हैंड रिटन पूरा किया, तो आप लोगों ने बोला इनफ नहीं है ये। अगले दिन हमने इसका जो है पूरा एकदम हैंड रिटन करके पूरा इनफ नोट्स दिया, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो अब जो है, अब बस ध्यान दो कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, जितना सफिशिएंट होगा उससे ज़्यादा, है ना, उससे ज़्यादा ही मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है। एनटी आपका पेपर लेता है, पीसीएस नहीं लेता है। पीसीएस थोड़ा सा हाई लेवल पूछता है, एनटी उतना हाई लेवल नहीं पूछेगा। और ट्रस्ट रखो, यहाँ पर जो है आपका जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है ना, इससे आराम से आपका पेपर निकलेगा, ठीक है। मॉक आएंगे, बिल्कुल आएंगे रूबी, मॉक भी आएंगे, ठीक है, एकदम मॉक आएंगे। और जिनको मैं बता रही हूँ, जो बात पे हैंड रिटन कर रहे हो ना, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है पेपर के लिए, तो पढ़कर उसको रिवाइज भी करना है। और जब आपको नोट्स प्रिपेयर मिल रहा है, यहाँ पर आप देखोगे आगे कुछ चीज़ें हैं जो नोट्स प्रिपेयर हैं यहाँ पर, जैसे ये वाली चीज़ें, तो इनको पढ़ने में क्या दिक्कत होती है। हैंड रिटन ये बताओ, देखो एग्जाम जो है बहुत जल्दी होगा, है ना। जैसे ही मान लो भाई आपका वेट हो रहा है बस नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन आते ही मुश्किल से आपको 2 महीने मिलेंगे, तो क्या 2 महीने में आप सब पढ़ लोगे। इसीलिए अब हैंड रिटन का समय नहीं है, क्योंकि देखो हैंड रिटन में मुझे भी समय लगता है लिखने में, और फिर उसको इंग्लिश में करने में, एंड देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। पीडीएफ आ जाएगी, पीडीएफ के लिए एकदम टेंशन ना ले। एक बात बोलूं, आप लोग जो है बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, आरओ यारो, अब ऑफिसर बनने वाले हैं, और अभी भी आप लोगों का दिमाग लगा रहता है लिख कर पढ़ाओ, लिख कर पढ़ाओ। आप लोग स्कूल वाले बच्चे नहीं हो, पहली बात तो, ठीक है। स्कूल वाले बच्चे आप हो नहीं। और अगर आप लोग कंपैरिजन कर रहे हो किसी टीचर के साथ मेरा, तो ऑब्वियसली बच्चा, वो सभी मुझसे बहुत सीनियर हैं, है ना। उनका पढ़ाने का तरीका भी अलग है, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे, हर कोई अपना, सबका अपना अपना तरीका होता है। हिंदी में भी लिखा करो, हिंदी में ही लिखो, अच्छा ठीक है।
भाई एक सच में मुझे ये चीज थोड़ी सी आप लोगों की अजीब लग रही है। आप लोग खुद एक ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो और अभी भी ये कहते हो कि ऐसे लिखा हुआ समझ नहीं आता है। अब एक बात बताओ, ये जो मोहनजोदड़ो यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूं, ये वाला है ना, मैं भी तो यही लिखूंगी और ये ऐसे ही लिखा हुआ है, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर मैं इसको अपने हाथ से ना लिख के ये लिखा हुआ है, इसके बारे में मैं इसी समय पर इसको लिखने के बजाय मैं अब ये जो बचा हुआ समय है इस पर मैं आपको कई सारी चीजें बता दूं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा ना। समय कम है और आपको रिवीजन भी करना है, ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सारे टीचर पढ़ाते, बेटा देखो सबका अपना अपना तरीका होता है। ऊपर से एग्जाम के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है कि अभी मैं लिखने बैठूं मोहनजोदड़ो, फिर मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, लास्ट में आप बोलोगे मैम जल्दी जल्दी सिलेबस कराओ, ठीक है। तो आप लोग खुद से सोचो, आप लोग एक बड़े ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो और आपको बस दिमाग जा रहा है लिख कर पढ़ाओ, लिख कर पढ़ाओ, लिख कर पढ़ाओ। अरे बेटा वही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, अच्छा होगा जो चीज लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूं, तो टाइम भी आपका बच जाएगा, आपको नोट्स मिलेगा। चलो ठीक है। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट जो है मुझे ऑब्वियसली जानकारी है सब्जेक्ट की, तो मैं क्या करूंगी भाई अपने तरीके से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अब जो है जो हैंड रिटन वाले हैं प्लीज थोड़ा इस चीज को समझो, और क्लास जो है बार बार सेम कमेंट नहीं करेगा कि मैम लिख कर पढ़ाओ। इतने बड़े अधिकारी बनने जा रहे हो और अभी भी दिमाग बच्चों वाला लेकर बैठे हो कि लिख कर ही पढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। हाँ मैं अब अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी, बस दिमाग में ये रखना जो भी पढ़ाऊंगी वहां से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, आपको उस पर ध्यान देना कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके पेपर में आना चाहिए, ठीक है बस। और पेपर एकदम बढ़िया वाला आने वाला है तो हम बढ़िया कंटेंट ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मॉक भी आपके शुरू होंगे, बहुत जल्दी आपकी यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन भी शुरू होने वाले हैं, तो अपना सिलेबस साथ के साथ कवर करते चलो। देखो हिंदी इंग्लिश के चक्कर में बहुत लेट हो रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपना टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। अभी तक हम सिर्फ पाषाण युग पढ़ रहे थे। इंसान जो है नव पाषाण काल में आकर लास्ट में क्या हो रहा है, थोड़ा सा रहना सीख गया है ना, एक जगह टिक कर रहना सीख गया था, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि इंसान ने आग का यूज सीख लिया, इंसान ने क्या किया भाई, अब देखो मैं कमेंट नहीं लूंगी किसी का, पहले ही बता दे रही हूं, अब मैं कमेंट नहीं लूंगी, अब मैं बस पढ़ा रही हूं आपको, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हमने नवपाषाण काल पढ़ा, नवपाषाण में हमने देखा कि जो इंसान है अब वो पत्थर को जो है औजार बनाना सीख चुका है, पहिया का आविष्कार कर लिया है, कृषि करने लगा है, पशुपालन सीख गया है, इसके अलावा थोड़ा बहुत जो है क्या सीख गया है, एक जगह रहकर जो है मतलब स्थायी बस्तियों का उसने निर्माण करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद जो है आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, किसने खोज की, नामकरण कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और जो प्रमुख स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये एक नदी पर, नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु नदी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। सिंधु नदी के जैसे इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान, इराक सीमा तक भी इसका विस्तार देखने को मिला है। तो भारत में जो प्रमुख स्थल है, पाकिस्तान से सटे हुए जो स्थल है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि वहां से क्या साक्ष्य देखने को मिले हैं, इस तरह की चीजें जो है एग्जाम में देखे गए हैं प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न भी हम करेंगे, प्रश्न के लिए टेंशन मत लो। आप लोग सोच रहे होंगे मॉक टेस्ट नहीं आ रहा है, एमसीक्यूज क्यों नहीं करा रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिस सेशन आएंगे, क्योंकि सिर्फ ये जो आपका सब्जेक्टिव चीजें हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने से ही पेपर नहीं निकलेगा, क्वेश्चन पर भी प्रैक्टिस होगी। तो बहुत जल्दी यूट्यूब पर आपके क्वेश्चन सेशन शुरू हो जाएंगे 10-15 दिन के अंतर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो अगर हम बात करें शुरुआत की कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये जो नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया है, तो इस पर मैं लिखकर चीजें बता देती हूँ, आपको वो ज्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता, पहले इसकी समय सीमा देखेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। यदि हम इसकी समय सीमा की बात करें तो यहाँ पर भी लिखा हुआ, आगे पीपीटी में भी है, बट कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें अच्छा लगता है कि नहीं भाई लिखकर ही बताओ, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि डेट रहेगी इसकी 2400 से लेकर 1700 बीसी के बीच में, ठीक है। इस बीच में हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। यदि हम बात करें यहाँ पर ये जो नामकरण किया गया था, तो नामकरण
सिंधु घाटी सभ्यता किसने दिया था? तो सर जॉन मार्शल हैं, सर जॉन मार्शल हैं, जो कि हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, क्या है, ASI जिसे हम कहते हैं, ASI, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, जो कि ये कब स्टैब्लिश हुआ है? ये हो गया 1875 में, ठीक है। इसके जो है ये तीसरे महानिदेशक थे, तीसरे महानिदेशक, जो कि किस वर्ष थे? 1924 में इन्होंने नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। इन्हीं के नेतृत्व में हम देखते हैं खोज हुई थी किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की, है ना। और वो दोनों जो शहर थे या दोनों जो नगर थे वो बसे हुए थे सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर नाम पूछा जाता है कि 1921 में कौन आ जाएंगे और इसके अलावा 1922 में कौन थे, तो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बार बार कि खोज किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ हम किनका नाम ले, राय बहादुर साहनी लिखूं या राखलदास बनर्जी लिखूं, बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर आप कहोगे कि भाई यहाँ पर जो है दयाराम साहनी जी, इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी जी, ठीक है। तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी हैं, जिनके द्वारा खोज की गई थी किसकी? हड़प्पा की, है ना, हड़प्पा स्थल की खोज की थी। और जब 1922 की बात करते हैं तो यहाँ आरडी जो है शॉर्टली इन्हें आरडी बनर्जी कहा जाता है, नहीं तो इनका पूरा नाम जरूर जाने, राखल दास बनर्जी जी हो जाएंगे, जिन्होंने 1924 में खोज की है। और ये दोनों जो स्थान थे ये सिंधु किनारे हैं। इन्होंने किसकी खोज की है? इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो क्या इनसे पहले किसी और ने कोशिश नहीं की थी, है ना? क्या इनसे पहले किसी और ने कोशिश नहीं की थी? तो बिल्कुल कोशिश की गई थी। किसके द्वारा? तो अगर हम प्रथम प्रयास की बात करें कि प्रथम जो प्रयास किए गए थे खोज के जब हम प्रथम प्रयास की बात करेंगे तो यहां पर दो लोगों के नाम आप याद रखना, पहला और दूसरा। यदि हम पहले व्यक्ति की बात करें, इन्होंने 1826 की बात है जब इन्होंने प्रथम दौरा किया था इस स्थान का, लेकिन इनके हाथ कुछ लगा नहीं, ठीक है। तो प्रथम दौरे में नाम आता है चार्ल्स मैसन का, चार्ल्स मैसन जी हो जाएंगे, ठीक है। और जब हम दूसरे की बात करते हैं कि दूसरा जो प्रयास किया गया था वो था 1875 में, और यहां पर 1875 में आप लोगों ने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर कनिंघम जी का, है ना। तो इनके द्वारा जो है दूसरा प्रयास किया गया था, और इनकी जो रिपोर्ट है वो हड़प्पा कालीन जो मोहर पाई गई है उसमें भी लिखी हुई है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे 1875 की, तो यहां पर नाम याद रखना है आपको, अलेक्जेंडर कनिंघम जी, अलेक्जेंडर कनिंघम है, और यही है जो कि हमारे ASI के निदेशक भी बनते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा पहला प्रयास किया गया था, बट इन्हें जो है इसमें कुछ ज्यादा हाथ नहीं लगा था। अच्छा, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, यदि इसकी हम बात करें तो भारत में जो है पहली, अभी तक जो है नगर का जो है विकास नहीं हो पाया था। हाँ, स्थायी बस्तियां ह्यूमंस ने बनाई थी, लेकिन इसे पहली नगरीय सभ्यता का नाम दिया जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या क्या नाम से जाना जाता है? हड़प्पा, जो कि इसका पहला स्थल है जिसकी खोज की गई थी, तो हड़प्पा कालीन सिंधु सभ्यता, मतलब मान लो सिंधु घाटी सभ्यता ऑप्शन में नहीं है तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और वर्ड दिया गया है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी इसे कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक कालीन, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सोर्स मिले तो हैं, है ना, सोर्स मिले तो हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है ना। क्योंकि आद्य ऐतिहासिक में क्या था कि लिखा हुआ तो मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। वैसे ही जब हम हड़प्पा काल की बात करते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो चीजें पाई गई हैं वो लिखी हुई तो समझ में आ रही कि कुछ लिखा हुआ तो, लेकिन उसका मतलब हम निकाल नहीं पा रहे हैं, है ना। तो अब जो है यहाँ पर ये नाम भी दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता भी, सिंधु घाटी सभ्यता भी, और इसे नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है
यहाँ पर इंसान जो है एक सीक्वेंस में, है ना, घर कैसे बने होंगे, ऐसे जो है चौराहे पे, यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, और चारों तरफ जो है एक व्यवस्थित रूप में घर बसाए गए हैं, तो इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाएगा। देखो कितने सारे नाम दिए गए हैं, है ना। एक और नाम दिया जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कांसे का प्रयोग ज्यादा हो रहा है ना। कांसा किससे मिलकर बन रहा है, तांबा और टिन से मिलकर बनता है, और कांसे का प्रयोग यहाँ ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि और भी सभ्यताएं थी जहां पर कांसे का या तांबे का प्रयोग हो रहा था, लेकिन यहाँ ज्यादा प्रयोग हो रहा था, तो इसी वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है ना। इसी के पैरेलल हम देखेंगे चीनी सभ्यता है, मेसोपोटामिया वाली है, मिस्र की सभ्यता है, बट ये सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में जाना जाता है, नगरीय सभ्यता भी यही थी, है ना। तो हम विदेशियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया नहीं पढ़ने वाले हैं, और ना ही हम चीनी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहां से नहीं आता है। हाँ, इसके पैरेलल चलेंगे कि इसके बराबर बराबर जो है सभ्यता आपकी चल रही थी, कौन सी, मेसोपोटामिया वाली, जो कि इराक वाली हो जाएगी, एक थी मिस्र वाली, और तीसरी थी चीनी सभ्यता। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI का मतलब, हाँ, समकोण में बने हुए थे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या क्या नाम है, नामकरण किसके द्वारा दिया गया है, ये हमने पढ़ लिया। इसके अलावा जो है, जो खोज, प्रमुख पहली खोज जो हो रही हैं वो किनके द्वारा की गई है, इनके द्वारा, और भी लोगों के नाम आएंगे, कौन कौन से प्लेस की खोज किसने की है। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, ठीक है, नहीं तो फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से बताओ। यदि हम इसके डिवीजन की बात करें ना, सबसे पूर्वी जो स्थल है, सबसे पश्चिमी जो स्थल है, उनके नाम आपसे पूछे जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, तो पूरा मैप तो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहां अगर हम बात करें तो भाई आलमगीरपुर हो जाएगा, आलमगीरपुर, जो कि कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, और ये जो स्थल था ये किस नदी के किनारे था, हिंडन नदी के तट पर था। इस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया ना, तो ये आपका हो गया सबसे पूर्वी। ठीक है, तो ये हो गया पूर्वी स्थल। इसके बाद जब हम पश्चिमी की बात करते हैं तो पश्चिमी में कौन सा आएगा बताओ जल्दी से। और जब हम दक्षिणी की बात करेंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र का दायमाबाद आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मांडा आ जाएगा, ये हो गया आपका उत्तर वाला। ठीक है, तो पूरा पढ़ लेते हैं किस नदी के तट पर स्थित था। तो यहाँ जब हम बात करते हैं दक्षिणी की तो इसमें आपको याद रखना है दायमाबाद, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, और नदी का नाम क्या है, गोदावरी, नदी का नाम गोदावरी हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने एग्जाम में देखे हैं। जब हम उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर में कौन सा आ जाएगा, उत्तर में आ जाएगा मांडा, मांडा जो कि कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, और ये किस नदी के तट पर है, क्या चिनाब है या रावी है, कौन सी नदी है, चिनाब नदी होगा या कोई और नदी हो जाएगा, बताइए जल्दी से बच्चा, सीक्वेंस में बताओ। सीक्वेंस ही चल रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता आप लोगों को कौन सा सीक्वेंस चाहिए, कहाँ से पढ़ते हैं आप लोग हिस्ट्री, जो आपका सीक्वेंस बिगड़ रहा है अभी यहाँ पर। हाँ, कि कहीं ना कहीं से तो देखा होगा कि भाई सीक्वेंस नहीं है। सुतकांगे डोर है, और ये कहाँ पर है भाई, पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर है। लेकिन अगर एक प्लेस का नाम पूछा जाए तो प्लेस हो जाएगा बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान है, और यहाँ पर जो नदी हो जाएगी वो हो जाएगी दाश्क नदी। इनसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे उत्तरी भारत की हम बात कर रहे हैं। अगर वैसे पूछता तो यहाँ शुर्तोघोई करके अफगानिस्तान में जो सबसे उत्तरी है, अफगानिस्तान की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत यहाँ पर। अब इसको थोड़ा मैप के साथ भी पढ़ेंगे हम, है ना, क्योंकि देखो आपको मैप की जरूरत पड़ेगी ही। अब जो बातें मैंने बताई हैं वो यहाँ पर आप आगे भी देख लो, थोड़ा हैंड रिटन फॉर्म में आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे अब यहाँ से, है ना। कि जब हम शुरुआत की बात करते हैं तो शुरुआत होती है 2400 से 1700 BC के बीच में। हाँ, अब यहाँ पर जो लोग बसे थे वो कौन थे, तो द्रविड़ लोग थे, है ना, द्रविड़ थे, जो कि स्पेशली कहाँ, द्रविड़न लोग हम कहाँ देखते हैं, भारत के
दक्षिण क्षेत्र में, है ना। द्रविड़ जो, अब देखोगे भाई, द्रविड़ भाषाओं की भी बात करें या द्रविडियन लोगों की अगर हम बात करें तो वो सब कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? दक्षिण भारत में निवास करते हैं। क्लास रुक रही है? और किसको लग रहा है भाई क्लास रुक रही है? पीडीएफ पता नहीं कैसे डाला है, समझ नहीं आया। क्या दिक्कत आई भाई पीडीएफ में? पीडीएफ में एक बार फिर से चेक करा लूंगी, है ना। तो मुख्य निवासी जो यहाँ पर हम देख रहे थे वो कौन थे? तो द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आता है, इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा गया है और ना ही पूछा जाने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो मुख्यतः जो नामांकन या खोज करता थे उनकी अगर हम बात करें तो दयाराम साहनी जी के बारे में भी मैंने बताया, 1921 में इन्होंने खोज की थी। और किसकी बात की गई है? हड़प्पा की खोज की बात की गई है और इसी वजह से इसे नाम भी दिया गया है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा नाम। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं राखलदास बनर्जी जी की तो इनका नाम आ जाता है 1922 में सिंधु किनारे स्थित मोहनजोदड़ो की खोज की है और यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों से, है ना। इनकी डेट याद रखनी है कि इनके द्वारा खोज की गई, इस तरीके की चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर है दोनों। ठीक है, तो नाम उसी नदी के किनारे ही दिया जाता है। पीडीएफ सही से नहीं गया है तो मैं एक बार चेक करा लूंगी। ठीक है, चलो अब मेसोपोटामिया की यदि हम बात करें, यहाँ एक वर्ड आप देख रहे हैं, नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है मेसोपोटामिया। ठीक है, तो ये जो मेसोपोटामिया के जो अभिलेख मिले हैं ना उसके बारे में भी क्या हुआ है, नाम दिया गया है। मतलब एक तरीके से कहेंगे कि एक जो है मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया गया है। 24 तारीख की पीडीएफ नहीं डली है तो वो मैं पीडीएफ के लिए एक बार टीम को एक बार फिर से कह दूंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वही वाली बातें हैं जो जस्ट मैंने अभी बताई थी, तो आपको और सीक्वेंस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो इससे क्या होगा, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ निकालो, इनको पढ़ते जाओ, बार बार रिवाइज करते जाओ। समय इतना ज्यादा नहीं है ना, समय इतना ज्यादा नहीं है अभी आपके पास कि आप जो है क्या करो भाई, हिंदी इंग्लिश करने बैठो, एक एक हाथ से लिखो चीजें, 2 महीने का समय मुश्किल से मिलेगा, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना आप लोग। ठीक है, फुल एंशिएंट हिस्ट्री का पीडीएफ एक बार प्रोवाइड करा देना। ठीक है बच्चे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने स्थल आपको बता ही दिए हैं अभी, तो इनको आराम से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि ये जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। ठीक है, ये और भी जो है वही वाली बात है कि भाई ये मैप में दिखाया गया है, ये सब जो है, ये जो मैप है ना, ये मैप, ये पूरा मैप जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो उसमें पूरा दिखाई देगा, पूरा दिखेगा। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे ना, यहां से जो है ये मांडा है सबसे इधर, इधर जो है आप देखेंगे यहाँ आलमगीरपुर है, इधर आप देखोगे तो यहाँ पर ये दायमाबाद है और इधर आपका आ गया सुतकांगेडोर। ठीक है, तो ये वही वाली बातें यहाँ लिखी हुई हैं, पूर्वी में कौन है, पश्चिमी में कौन है, सब सीक्वेंस में जा रहा है, अगर नहीं गया है तो आपको बता दिया जाएगा। अब आते हैं भाई, नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है, और 6 प्रमुख बड़े जो नगर थे उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं यहाँ पर जो व्यवस्था थी ना, मतलब नगर बसाने की जो व्यवस्था एक होना चाहिए, एक तरीका, जो एक पैटर्न जो होता है वो यहाँ फॉलो किया गया था। अब देखोगे यहाँ प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था थी, है ना, प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था थी, ऐसा नहीं था, बराबर नालियां बनाई गई थी। इसके अलावा जो है घरों को जो है चौराहा बीच में से निकाल के चारों तरफ घर ऐसे बने हुए थे कि इधर उधर जाने की जो है व्यवस्था, एक बढ़िया व्यवस्था बनी हुई थी। जैसे आप देखो आजकल जो है सोसाइटीज आप चेक करते हो, सोसाइटीज देख लो, या फिर RWA की जो सोसाइटीज बनी होती है उनकी अगर हम बात करें तो कैसे बनी होती हैं कि बीच में पार्क दे देंगे, यहाँ एक बिल्डिंग बना दी, यहाँ एक बिल्डिंग बना दी, यहाँ एक बिल्डिंग बना दी, यहाँ बिल्डिंग है। अब पार्क के चारों तरफ रास्ता भी है, तो ये भी तो इसी तरीके से बनाई गई थी। ठीक है, हाँ, ग्रीक पैटर्न पर बनी थी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, इस पर भी आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मैम नोटिफिकेशन कब आएगा? बच्चा जल्दी ही आ जाएगा, बस आप लोग अपनी तैयारी रखो। ठीक है, चलो, हाँ, पीडीएफ प्रॉपर प्रोवाइड कराया जाएगा और जल्दी ही अपने रिवीजन करते चलो, साथ के साथ फिर प्रैक्टिस भी करनी है। अब बात कर लेते हैं 6 प्रमुख जो नगर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गंडरीवाला,
इसके अलावा जो है यहाँ पर धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन, ये प्रमुख नगर हैं, 6 प्रमुख नगर जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर जो है जो लिपि थी उसको पढ़ तो नहीं पाए हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से भावों को दर्शाया गया है ना, भावों को दर्शाया गया है चित्रों के द्वारा, इसीलिए इस लिपि को भी नाम एक तरीके से कहा गया है भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, और इसमें जो मतलब ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, बट ये पता चल रहा है कि इसे थोड़ा दाएं से बाएं लिखा गया है ना, इधर से ऐसे लिखा गया है। तो ये सारी चीजें जो हैं क्या हुआ, इसके बारे में हमें पता चल रहा है लिपि कैसे थी। ठीक है, तो बच्चा लोग बता देना भाई जिनको टाइपिंग आती है कैसे इनको हेल्प किया जाए, आप एक दूसरे के कमेंट पढ़ के थोड़ा हेल्प कर दिया करो एक दूसरे को। ठीक है, अपठनीय है और आद्य ऐतिहासिक इसीलिए कहा गया है कि उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। तो ये कुछ बातें और लिखी गई हैं यहाँ पर, इनको भी थोड़ा ध्यान दे लेना। वैसे अगर ज्यादा तो कुछ नहीं पूछेगा इससे ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न ही वही है, आएगा भी तो इससे ज्यादा क्या ही बता दोगे आप। भाव चित्रात्मक में क्या बताओगे कि भाव दर्शाए गए हैं कुछ इस तरीके से हैं, अब इनमें लिखा हुआ तो समझ में नहीं आ रहा है, बट हम ये समझ पा रहे हैं कि ये सात्विक है। हमारे घर में जब पूजा होती है तो हम इस तरीके से सात्विक बनाते हैं। यहाँ पर एक हिरन है, यहाँ पर कोई 2 लोग जो है नाचते हुए दिख रहे हैं, तो इन्हें सिर्फ हम देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसी वजह से इसे कहा गया है कि ये भाव चित्रात्मक है, भावों को चित्रित किया गया है, लिखा हुआ जो होगा वो हमें कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे और क्या चीजें जाननी है। तो यहाँ वो स्थान देख लो जिनकी खोज की गई है ना, जिनकी खोज की गई है, और खोज किसके द्वारा की गई है और स्थिति कहाँ है उस स्थान की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आज हमें सिंधु घाटी सभ्यता खत्म भी करना है, और उसके बाद वैदिक सभ्यता, हमारा कल तो छुट्टी रहेगी आपकी, परसों मंडे को होगा। ठीक है, तो अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा स्थल कहाँ पर है, तो अब इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखो पहला जो प्रमुख स्थल है वो हड़प्पा है, पहला स्थान यही था, रावी नदी के तट पर है। ठीक है, और इसके अलावा जब हम बात करते हैं खोज की गई थी दयाराम साहनी जी, और एक और व्यक्ति का नाम यहाँ पर आता है किनका भाई, वत्स जी का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है माधो स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी जी, वैसे तो प्रमुख दयाराम साहनी जी ही हैं। 1921 में इन्होंने खोज की, और ये जो स्थान है वो कहाँ है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। ठीक है, तो मतलब आप कहोगे पाकिस्तान का स्थल है, वर्तमान अभी इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है। ठीक है, लेकिन उस समय तो भारत पाकिस्तान दोनों एक ही हुआ करते थे। उसके बाद जब हम बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा हो जाएगा मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के तट पर है, राखलदास बनर्जी 1992 में, और पंजाब के सिंध प्रांत में लरकाना जिला। प्रॉपर याद रखना पड़ेगा, रिवीजन अच्छे से करना। और देखो अगर मान लो एकदम से सब याद नहीं हो रहा है, टॉपिक थोड़ा बड़ा हो तो उसको पोर्शन पोर्शन में डिवाइड करो। और कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे करो कि पढ़ो, जब इसको पढ़ो तो उसको बोलकर पढ़ो, कि आपके मुंह से आवाज आपके कान तक जाए। इससे 2 मसल्स काम करेंगे, और जब हमारी मसल्स काम करती हैं तब हमें चीजें ज्यादा याद रहती हैं, है ना। तो इसीलिए क्या करना है, बोलकर पढ़ना है, बोलोगे तो कान भी सुनेंगे। तो ये ऐसे तरीका हो सकता है। लिख सकते हो, लिखकर मान लो भाई आपने पढ़ा और उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। अब जैसे मैंने आपने पढ़ा भाई हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा के बारे में आपके दिमाग में जो पॉइंट्स आ रहे हैं, राखल दास जी हैं, इन्होंने खोज इस समय कर दी, जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना उनको ऐसे छोटा छोटा करके, मतलब ऐसा वाला नहीं लिखना है कि भाई साफ साफ लिखने बैठे हो, नहीं, छोटा छोटा जो ये जो वर्ड आ रहे हैं ना वो वैसे वैसे वर्ड लिखते चले जाओ। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो आप उधर लिख रहे हो, वो आप लिख रहे हो, है ना। ऐसे लिख रहे हो कि भाई आपको आपके दिमाग में थॉट आ रहा है कि राखल दास जी ने ये किया था इस डेट पे, ये हड़प्पा से रिलेट कर रहे हैं, आपने उसको लिख लिया। या फिर आप ये कर सकते हो, आप लोग दो लोग एक ही घर से हो और दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है एक दूसरे को समझा सकते हो, है ना। मान लो भाई जैसे मोहिनी है और निखिल हैं, दोनों एक ही घर से बच्चे हैं, है ना, और दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आजकल तो हर घर में देखोगे बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, तो आप एक दूसरे को समझाना शुरू कर दो। अरे भाई मैंने हड़प्पा के बारे में ये पढ़ा था, इसमें ये कहा गया है। तो ये कुछ तरीके हैं अपने कंटेंट को प्रिपेयर करने के, ठीक है,
कोई क्वेश्चन मिल गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कहीं से भी कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन उठाओगे, अरे इसमें तो ये चीजें हैं, उसको पढ़ना शुरू कर दो। थोड़ा बहुत दिमाग में इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग होती रहनी चाहिए कि मैंने अभी सिंधु घाटी पढ़ा है, अब मुझे इसको पढ़ाना है किसी और को, और नहीं है तो भाई खुद को ही पढ़ाना शुरू कर दो, मिरर में देखकर खुद को पढ़ाना शुरू कर दो। आज मैंने ये पढ़ा इसके बारे में, और हड़प्पा के बारे में ये है। जहां पर भी गड़बड़ हो ना, वहां पर फिर वापस आ जाओ, ये पॉइंट समझ नहीं आया, फिर उसे रिवाइज करो, ऐसे करके याद करो। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे आते हैं, फिर बढ़ते हैं चौहुंदड़ों की तरफ। सिंधु नदी के किनारे हैं, गोपाल मजूमदार जी हैं, 1931 में इन्होंने खोज की थी, और सिंध प्रांत में पड़ेगा, ये पाकिस्तान में ही मिल रहे हैं अभी तक। अब आते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में भी कई सारे प्लेसेस मिलेंगे, जैसे कालीबंगन, है ना। तो कालीबंगन की जब हम बात करते हैं, घग्गर नदी के तट पर हैं, बीबी लाल और बी के थापर जी हो जाएंगे। वर्ष कौन सा हो जाएगा, 1953 की बात है, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो है इसके साक्ष्य या इस प्लेस की खोज की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो है बढ़ते हैं आगे की तरफ। पांचवा जो प्लेस है कोट दीजी, सिंधु नदी के तट पर। अब देखो कितने सारे हैं जो सिंधु नदी के तट पर हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी के तट पर फजल अहमद है, 1953 में जो है इन्होंने खोज की है, और स्थान कौन सा हो जाएगा, स्थान हो जाएगा सिंध प्रांत है, पंजाब का जो सिंध प्रांत है, यहां पर खैरपुर स्थान पर देखने को मिला है। अगर हम बात करें रंगपुर की, तो मादर नदी है, रंगनाथ राव जी के द्वारा वर्ष 1953-54 में खोज की गई है। कुछ ऐसे प्लेसेस होंगे जो सबसे ज्यादा पूछे गए, उनको मैं स्टार कर दूंगी। ठीक है, तो यहां पर गुजरात के काठियावाड़ जिले में। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, यज्ञदत्त शर्मा, 1953-56 के बीच में इसकी खोज की गई है, और ये कहां पड़ेगा, जल्दी से बताओ, देखकर भी पता चल रहा होगा, रोपड़ जिला है, रोपड़ जगह, और कहां पड़ेगा, पंजाब में। लोथल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोथल में हम देखते हैं कि ये बंदरगाह था यहां पर, है ना। अभी हम आगे पढ़ेंगे इनकी विशेषताओं के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी, है ना। यहाँ पर कृषि भी हो रही थी, साथ ही में जो है भाई ये जो है घर बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से बना रहे थे, इसके अलावा व्यापार भी करते हैं, तो ये सारी चीजें भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है, और इनका जो खोजकर्ता हो जाएंगे रंगनाथ राव जी, 1955 और 62 में 2 बार खोज की गई है, और इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी, यज्ञदत्त शर्मा यहां पर भी है, यहां पर भी है, 1958, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला और हिंडन नदी के तट पर है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे आते हैं। 12 प्रमुख स्थल हैं जिनसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अगला है सुतकांगे डोर, और ये दाश्क नदी के तट पर है। ठीक है, जो कि हमारा सबसे पश्चिमी था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा इसके बारे में। ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1927 से 62 के बीच में, पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट पर जो है इसकी खोज की गई। बनमाली की जब हम बात करते हैं, तो बनमाली कहाँ देखने को मिलेगा, ये रुंगोई नदी के तट पर है। रविंद्र सिंह विष्ट हो जाएंगे, 1974 में, हरियाणा का हिसार जिला है जहां पर इसकी मतलब खुदाई की गई इस प्लेस पर। इसके अलावा लास्ट बचता है धौलावीरा, और धौलावीरा तो हमारा यूनेस्को में भी शामिल है। बताओ जरा, इसे यूनेस्को में किस वर्ष शामिल किया गया है। अब आप ये मत पूछना मैम यूनेस्को क्या है ना, आप लोग जो हैं यूनेस्को पढ़े हैं, है ना, नवीन सर के स्टूडेंट हैं, और यूनेस्को ना पता हो तो भाई फिर तुम स्टूडेंट नहीं हो अच्छे वाले, है ना। बताओ जल्दी से यूनेस्को क्या है। अच्छा, यूनेस्को ना बताओ, धौलावीरा के बारे में बता दो, कब शामिल हुआ था। तो यहाँ पर हम देखेंगे मासर और मानहर नदी है, और इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट जी दोबारा से आते हैं, और जब हम बात करेंगे तो 1990, 1991 और गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। याद बिल्कुल याद करना पड़ेगा। 2021 मोनी कुमारी, ओके। और भाई और बाकी सबसे भी क्वेश्चन पूछा है, जितने भी स्टूडेंट है सभी के लिए क्वेश्चन है, किस वर्ष यूनेस्को में धौलावीरा को शामिल किया गया। यूनेस्को में शामिल है भाई, ये यूनेस्को साइट है। 1990 नहीं होगा, 2021 एकदम सही है। ठीक है, बिल्कुल सही, 2021। चलो अब जान लेते हैं भाई। देखो यहाँ पर जो है ना, ये जो पीपीटी बनाई गई ना, इसमें बहुत मेहनत लगी। आप लोगों को लगता है ना कि जब लिख कर पढ़ाता है टीचर तभी जो है ये चीजें प्रिपेयर होती है, तो ये सारी चीजें भी मैंने ही दी हैं बनाकर, फ्लो चार्ट वगैरह, तब जाकर ये पीपीटी प्रिपेयर हुई है। तो इसमें मेरी ही मेहनत है ना। तो ये सारी चीजें मैंने दी हैं।
टाइपिस्ट को कि भाई ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट बनाने हैं, ये चीजें मेंशन करनी है, तो मेहनत तो मेरी ही है यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसके लिए हिम्मत सोचना कि मैम जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो मैम मेहनत नहीं कर रही हैं, ठीक है। खोजकर्ता उत्खननकर्ता, खोजकर्ता का मतलब ये नहीं है कि भाई उन्होंने, मतलब उत्खनन का मतलब क्या है कि उनके निर्देशन में जो है खुदाई हो रही थी, ठीक है। तो खोजकर्ता हो या उत्खननकर्ता दोनों एक ही हो जाते हैं, ठीक है। कि जमीन के अंदर दबे हुए थे और इनकी खुदाई की गई निर्देशन में। जिन व्यक्तियों के नाम अभी हमने पढ़े, जिन्हें मैं कह रही थी खोजकर्ता या उत्खननकर्ता, एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये मैपिंग के थ्रू हो गया है, और मैपिंग के थ्रू जो है आप देख सकते हो भाई, मैप जब आपको पीडीएफ मिलेगा तब आप देखोगे कि कौन कौन से प्लेसेस जो हैं यहाँ पर, यहाँ छोटा छोटा लग रहा होगा अभी, तो ये लोथल है, इधर आप जो है मोहनजोदड़ो देखेंगे, और उधर जो सारे प्लेसेस हैं ये जो मैंने भी बताए हैं और मैपिंग के थ्रू ही हैं, ठीक है। अलग अलग रिटन है, क्या अलग अलग रिटन है भाई पूर्वावलोकन में? पूर्वावलोकन में क्या दे दिया है? चलो अब आते हैं विशेषताओं की तरफ कि क्या ऐसी विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की जहां से क्वेश्चन आते हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीजें पाई गई हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो, क्लियर नहीं दिख रहा है? अब तो क्लियर दिख रहा होगा, वो पीडीएफ में आपको क्लियर दिख जाएगा, वो सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, वो थोड़ा सा मैप में लोकेट है, तो वो मैप जो है आप अपने जो आपका पास मैप होगा उस मैप में भी आपको हेल्प हो जाएगी। हैंडीकैप की टाइपिंग होती है क्या या नहीं मैम, बताओ प्लीज। बच्चा जरा बताना कि अगर कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है तो क्या उसकी टाइपिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि मुझे टाइपिंग के बारे में आइडिया तो है कि टाइपिंग होगी, लेकिन इसके बारे में कुछ डिटेल मुझे नहीं है ना। जल्दी से बता दो भाई, एक बच्चा बार बार पूछ रहा है, राहुल सागर है एक बच्चा, वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो क्या उसकी टाइपिंग होती है या नहीं होती है। आप लोगों को कोई जानकारी है तो बता दे, नहीं तो फिर बच्चा मैं नेक्स्ट क्लास में पता करके बताऊंगी, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं विशेषताएं। नगरीय विशेषता, ठीक है, कृषि, पशुपालन, धार्मिक, यातायात, समाज, जीवन शैली, व्यापार और शासन, ये कुछ आधार होंगे जिसके लिए अब हमें पढ़ने वाले हैं आगे। होगी टाइपिंग? अच्छा चलो भाई राहुल, सबकी टाइपिंग होगी तो आप भी थोड़ा सा कमांड कर लेना। अब जो है पहली जो विशेषता है नगरीय विशेषता, इसमें हम देखेंगे कि ग्रीक पद्धति जो है वो फॉलो की गई है। घरों को कैसे बनाया गया, तो जस्ट अभी मैंने बताया है ना कि घर जो हैं ऐसे बने हैं कि यहाँ पर घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, बीच में रास्ता है चारों तरफ जाने का, इसी को कहा जाता है ग्रीक पद्धति, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था, मतलब नालियां भी बनाई गई हैं, ऐसे नहीं है जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना। अच्छा ठीक है राहुल, आप देख लेना बच्चा जैसे आपको सही लगे, है ना। जैसे हमारे यहाँ होता है ना वैसी व्यवस्था नहीं है ना। भाई नाली बंद तो गई है, लेकिन नाली में कीचड़ भरा पड़ा है, वहां जल नहीं बहेगा, वहां कीचड़ बहता है और फ्लो हो जाएगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा और पानी इधर उधर भागने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर जैसे घर बने थे बढ़िया, सड़क जो है, सड़क किनारे जो है नालियां भी बनाई गई थी जिससे पानी रुके ना। देखो कितना सिस्टमैटिक वे में बनाया गया था, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें पक्की ईंटें, अब जब हमने पाषाण काल में पढ़ा था तो पाषाण काल में घर कैसे थे, मिट्टी की ईंटों के थे, यही तो पढ़ा था अभी हमने पिछली क्लास में। लेकिन यहाँ अब पक्की ईंटों का प्रयोग शुरू हो चुका था। इसके अलावा घरों के जो दरवाजे थे ना वो मेन रोड की तरफ, मेन सड़क की तरफ नहीं खुलेंगे, बैक साइड में खुलेंगे। देखो कितने बढ़िया लोग थे, है ना। अभी देखो लोग जो है रोड पर ही अपनी सीढ़ियां रख देते हैं, अब हमारा कब्जा हो गया है, अब हमारी गाड़ी यहाँ से निकल के जाएगी तो हम अपने घर के सामने रोड थोड़ा ऊंचा कर लेंगे, ये वाली चीजें नहीं थी। तो कितना बढ़िया इन्होंने तरीके से जो है अपने घरों को भी दरवाजे पीछे बनाए थे। बट एक एक्सेप्शन है, यहाँ एक अपवाद है कि जो लोथल है उसके घर पीछे की तरफ खुलते हैं, है ना,
पीछे की तरफ खुलते, सॉरी आगे की तरफ खुलेंगे, बाकी सभी में घर पीछे की तरफ है। लेकिन लोथल वाला जो प्लेस है, जो लोथल जो स्थान है या स्थल है, उसमें दरवाजे मेन सड़क की तरफ खुलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो शहर था या जो नगर था, इसे बांटा गया था ऊंचे स्थान और नीचे स्थान के तौर पर। जैसे मान लो भाई किलेबंदी कर दी गई थी जो ऊंचा स्थान था। जैसे अभी अभी हम सिचुएशन ले कि जैसे बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ के समय हम कैसे जो है ऊंचे स्थान ढूंढते हैं कि भाई कोई ऊंचा स्थान मिल जाए जहां पर हम बच जाए। तो वैसे ही इन्होंने आगे का सोच करके इस तरीके की चीजें बनाई थी कि अपने नगर को, अपने शहर को इस तरीके से डिवाइड किया था कि ऊंचे स्थान और नीचे स्थान में बांटा था। ठीक है, तो ये इनकी जो है कुछ विशेषताएं थी। शहर को उच्च और निम्न भागों में भी वर्गीकृत किया था, ऊपरी भाग को किलाबंद भी किया था, फोर्टिफिकेशन किया था। मान लो कोई दूसरे लोग आकर हमला कर दे तो यहाँ पर जाकर रहा जा सकता है। जैसे अभी राजाओं की बात करें, जैसे राजा हुआ करते तो कैसे उनका किला ऊंचाई पर है ना, ज्यादातर किले आप देखोगे सब ऊंचाई पर हैं और चारों तरफ से उनकी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। तो सेम चीज ये फॉलो कर रहे थे। देखो कितने बेहतर तरीके से इन्होंने अपनी सभ्यता बसाई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं जो है यहाँ पर आगे की तरफ। क्या रिप्लाई करना था रूबी, मुझे आपका कमेंट टाइपिंग का क्लियर कर दे मैम प्लीज, हिंदी में होती है या नहीं। बच्चा सबसे पहले एक बात सुनो आप लोग मेरी, आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी है अंकित सर की, तो एक बार यूट्यूब पे जाओ और आरओ के लिए सर ने एक प्रॉपर नोटिफिकेशन वीडियो बनाया है, उसमें सारी चीजें बता दी हैं। तो उस वीडियो को एक बार देख लेना है ना, क्योंकि मुझे टाइपिंग के बारे में तो जानकारी है, लेकिन हिंदी में या इंग्लिश में उसके बारे में तो मुझे भी आइडिया नहीं है, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ही बड़ा स्नानागार मिला था। स्नानागार का मतलब ये होता है, क्या होता है, नहाने वाला जो हमारा घर में बाथरूम जो होता है वो बहुत बड़ा था यहाँ पर, है ना, बहुत बड़ा था। सिर्फ इंग्लिश में होती है और उसके लिए जो है 25 वर्ड पर मिनट है। चलो भाई बच्चों सभी ने बता दिया, ओनली फॉर इंग्लिश, है ना। तो जो 500 वर्ड 20 मिनट में करना होता है। भाई आप लोग तो सब डराने लग रहे हो मुझे, है ना, 500 वर्ड 20 मिनट में कैसे कर लेते होंगे, बहुत मेहनत लगती है। आ जाओ इस पर आगे बात करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है। ये मिला है मोहनजोदड़ो से और उसका एरिया तक पूछा गया है, तो इसीलिए सारी चीजें मेंशन है। बीच में स्नान कुंड भी था, है ना, स्नान कुंड, नीचे पूल भी बनाया था भाई। तो पहले तो नहाने का स्थान बहुत बड़ा और उसके अंदर स्नान कुंड, जिसका स्थान जो है मतलब एरिया पूछा गया है। तो लंबाई की बात करते हैं 11.88 मीटर था। इसके अलावा चौड़ाई की बात करें तो 7.01 मीटर था और गहरा 2.43 था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए जो है बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, धार्मिक स्थल के तौर पर बिल्कुल भाई, ऐसे ही नहीं कि कोई भी चला जाए और जाकर जो है नहा ले, नहीं। जब कोई ऐसा अनुष्ठान होता था जो हमारी पूजा से रिलेट करता था, उस समय जो है इसका यूज किया जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आएंगे एग्रीकल्चर की तरफ। देखो एग्रीकल्चर में भी कितने डेवलप थे उस टाइम पर लोग। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन से, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले कहाँ से, कालीबंगन से, इसको याद रखना है। इसके अलावा प्रमुख फसलें जो थी, अब फसल तो पहले से ही शुरू हो गई थी नवपाषाण में, है ना, नवपाषाण में शुरू हो गया था। तो अब जो है जब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ फसल जो मुख्य यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर जब हम बात करेंगे तो गेहूं और जौ मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, गेहूं और जौ मिलेंगे। चावल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कहाँ से मिले हैं, हर जगह से चावल के साक्ष्य या हर जगह से गेहूं और जौ के नहीं मिलेंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे लोथल और रंगपुर से। ठीक है, लोथल और रंगपुर हैं दो स्थान हैं जहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार भी देखने को मिला है, और ये कहाँ पर है भाई, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में दो चीजें मिली है, एक भाई आपको स्नानागार, ठीक है, नहाने वाला कमरा, और अन्नागार का मतलब ये होता है जहां पर बहुत सारा अनाज जो हम स्टोर कर ले। ठीक है, आज के टाइम पर तो टंकी वगैरह यूज करते हैं, घर पे होंगी आपके, है ना, लेकिन पहले क्या था, इन्होंने बहुत बड़ा जो है एक कमरा ही बनाया था जिसमें क्या कर सकेंगे, अपना अनाज जो है स्टोर कर सके। तो यहाँ पर जो है
सरप्लस प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा में उत्पादन करते थे, ऐसा नहीं है जितना खाएंगे उतना ही उत्पादन करेंगे, नहीं, ज्यादा उत्पादन करते थे, ठीक है। डेवलप्ड कृषि थी, देखकर भी लग रहा है कि भाई जुते हुए खेत ऑब्वियसली डेवलप्ड कृषि में आएगी। इसके अलावा जो है ये इसको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो में अन्नागार जो है सबसे बड़ी इमारत के तौर पर देखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर पशुपालन के भी साक्ष्य देखने को मिले हैं, जैसे कि भैंस और बैल, ठीक है, इनको पाला जाता था। घोड़े के प्रमाण तक यहाँ से मिले हैं, और वो प्लेस कौन से हो जाएंगे, एक तो लोथल से मिले हैं घोड़े के प्रमाण। पशुपालन में बैल और भैंस है, घोड़े के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल से, ठीक है। तो इन 3 प्लेस को याद रखना, ये घोड़े का साक्ष्य बार बार पूछा गया है एग्जाम में। बैल और भैंस ना भी याद रहे, बट घोड़े के बारे में पूछा गया है, इसीलिए इसको पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, मूर्ति भी मिलेगी, अभी तो साक्ष्य पर आएंगे, अभी आगे और आगे आएंगे, अभी धार्मिक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है मातृदेवी की पूजा, मतलब प्रकृति की पूजा को फॉलो किया जा रहा था, है ना। लेकिन कुछ कुछ चीजें और भी मिली हैं, जैसे कि बात करें भाई यहाँ पर कुबड़ वाले सांड, अभी किसी ने लिखा था शायद एक बच्चे ने, तो धर्म कौन सा फॉलो कर रहा था उसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है कि किस धर्म के लोग थे ये, बट जहां जो मूर्तियां मिली उनके आधार पर हम ये कहेंगे कि प्रकृति से जुड़े हुए जो देवता थे उनकी पूजा ये करते थे। हाँ, अब यहाँ पर कुछ चीजें मिली हैं, उनको देख लेते हैं क्या क्या मिला है। एक तो दाढ़ी वाला पुजारी, इस प्लेस को याद रखना कहाँ से मिला है, ठीक है। कुबड़ वाला सांड यहाँ देखने को मिला है। वृक्ष की पूजा, शिव की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि कुछ पिक्चर्स मिली हैं, है ना। यहाँ आप देख रहे हो ना, कुबड़ वाले सांड की पिक्चर है, तो इससे हम आइडिया लगा रहे हैं। और यहाँ आप देख रहे हो ऊपर, यहाँ दाढ़ी वाला बाबा कहाँ है, ये रहा दाढ़ी वाला बाबा, है ना, इसके बारे में भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो है मातृ देवी, उर्वरता देवी की पूजा, मतलब जो हमारी प्रकृति है ना, हमारी प्रकृति ही तो हमें जो है फसल दे रही है उगा कर, तो उसकी पूजा हम करते हैं। पता नहीं बच्चा, वो सबका अपना अपना अलग अलग होता है। तो मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं कि हम कहें कि भाई किसी एक मंदिर के बारे में हमें जानकारी मिली है। पशुपति नाथ की मोहर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां पर लिखा हुआ है ना ये वाला पॉइंट, इसको थोड़ा सा याद रखना। पशुपति नाथ की मोहर कहां से देखने को मिली है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां अगर हम बात करें भाई, इसको याद रखना है। और इसके अलावा और भी चीजें मिली हैं, इसके चारों तरफ क्या है भाई, ये जो पशुपति नाथ की मोहर मिली है ना, इसके चारों तरफ, यहाँ देख रहे हो ना ये वाली मोहर, बीच में जो है पशुपति नाथ है, भोलेनाथ को ही पशुपति नाथ कहा जाता है। इनके चारों तरफ आप देखोगे तो एक तरफ जो है आपको जो है क्या दिख रहा है, हाथी यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना, आपको दूर से दिख रहा होगा कि एक तरफ हाथी है, एक तरफ जो है यहाँ थोड़ा सा हिरन भैंसा कुछ बना हुआ है, ऐसा चीता भैंसा, मतलब पशुओं की जो है चारों तरफ पिक्चर्स दिख रही है इसमें। तो ये सारी चीजें जो है इस सभ्यता के अंतर्गत मिली हैं, ठीक है। अब ये कुबड़ वाला सांड कहाँ मिला है, इस पर भी बात करेंगे आगे, क्योंकि अभी साक्ष्य बचे हुए हैं, है ना, अभी साक्ष्य बचे हुए हैं। आगे आप देखोगे ना पूरी लिस्ट आपके सामने होगी। ये देखो कहाँ से क्या मिला है, यहाँ देखो भाई पशुपति नाथ की मोहर यहीं पे मिली है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे ये सारी चीजें भी हमें पढ़नी है, ये सारी चीजें, क्योंकि वैदिक सभ्यता से पहले सारी चीजें हमें पढ़नी है। कहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं, ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पर। अब जो है ये हो गया आपका धर्म कंप्लीट। अब आते हैं यातायात पर। तो एक दूसरे देश के साथ कोई यातायात चल रहा था, बंदरगाह के तौर पर जो है लोथल का प्रयोग हो रहा था, तो बंदरगाह का यूज किस लिए किया जाएगा, समुद्री व्यापार चल रहा होगा, है ना। तो यातायात के लिए जो है बंदरगाह बनाया गया था, एक था लोथल और दूसरा कहाँ था, सुरकोतदा, ठीक है। और बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का यूज भी किया जाता था एक दूसरी जगह जाने के लिए। इसके अलावा समाज की बात करें तो प्रदा प्रथा थी यहाँ पर। एक चीज और यहाँ छूट गई है शायद, मातृ सत्तात्मक, है ना, मातृ सत्तात्मक समाज था। मतलब जैसे अभी हम बात करें तो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे तो पितृ सत्तात्मक है ना, हमारे पापा के नाम जो सरनेम है उसी को हम फॉलो करते हैं। तो पिता की जो है परिवार का ही नाम आगे चलता है, माता का नाम आगे नहीं ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, माता मुख्य हुआ करती थी, महिला जो है मुख्य है। और जैसे आप साउथ इंडिया में देखते हो, दक्षिण भारत में आप देखते हो, यही चीजें वहां फॉलो की जाती हैं कि घर की प्रधान जो है महिला होंगी, उन्हीं का सरनेम आगे फॉलो किया जाता है। जो मुख्य जो फैसले होते हैं वो वही लेते हैं। क्या पूछना है शीतल कुमारी, पूछो, एक बार बता दीजिए प्लीज, पूछो, आपका कमेंट मुझे शो नहीं हुआ है।
ठीक है, आप यहाँ पर जो है हम समाज की बात कर रहे थे तो पर्दा प्रथा थी, वैश्यावृत्ति भी थी यहाँ पर। इसके अलावा जो है नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी यहाँ पर मिली है। यहाँ से क्वेश्चन आया है आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कांस्य की प्रतिमा। ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चा। ठीक है, चलो आगे आते हैं, आगे आते हैं भाई इनकी जीवन शैली की तरफ, है ना। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, जीवन शैली हमें पता चल रहा है कि भाई ये पहनावा किस तरीके का है ना। अब इन्होंने जो है मोती माला भी पहनी हुई है, मनका वगैरह का भी यूज इन्होंने किया है। तो क्या क्या चीजों का प्रयोग ये करते थे। हम नोट्स बनाए या पीपीटी से पढ़े ये बता दो। देखो आपकी चॉइस है ना। नोट्स ऑलरेडी बने बनाए आपको मिल रहे हैं। अब उसमें भी आप लोग अगर ये सोचते हो कि और भी ज़्यादा डिफाइन वे में नोट्स बना सकते हो, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी चॉइस है। आपको लगता है आपके पास लगभग जो है 6-7 महीने का समय है, तो फिर आप लोग सोचिए। और ये बहुत सारे बच्चे, मैं सच में इन लोगों को तो मैं ये सोचती हूँ बच्चा आप लोग स्कूलिंग में ही हो अभी भी, अभी आप उस दौर से बाहर ही नहीं निकल पाए हो। लिख कर पढ़ाइए पीडीएफ से नहीं। तो आप लोग एक ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, ऑफिसर बनने वाले हो, और अभी भी सोच में वही लिखा हुआ है कि लिख कर ही पढ़ाएंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो थोड़ा सोच को डेवलप कर लो अपनी थोड़ी सी। ठीक है, अगर यही सोचते रहोगे कि जब तक टीचर लिखेगा नहीं तब तक हम नहीं पढ़ेंगे, तो भाई तुम्हारा तो हो गया पेपर। ठीक है, अब खुद एक अधिकारी बनने जा रहे हो लेकिन अभी भी स्कूलिंग वाली सिचुएशन में जी रहे हो। थोड़ा सा डेवलप करो अपने आप को। चलो आते हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर भाई मेकअप भी मिला है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे है, वेरी नाइस। चलो लोथल और चौंदड़ों में मनके मिले हैं। मनके का कारखाना, मनका समझते हो ना, मनका डारी के वो वाला नहीं है ना। टाइम कम है इसीलिए तो ये सब दिया जा रहा है भाई, आपको भी हेल्प हो रही है इसमें, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उठाओ और पढ़ डालो। ठीक है, चलो हाँ यहाँ पर आते हैं। तो भाई मनके का कारखाना मिला जिससे जो है माला बनती है। सूती ऊनी वस्त्र तक जो है ये लोग पहनते थे, कितने डेवलप थे, है ना। उसके बाद जो है पासा, शिकार जैसे मनोरंजन कार्य करते थे, पासा खेलते थे, ठीक है, शिकार करते थे। इसके अलावा जो है डिजाइन किए हुए काले रंग के बर्तन जो हैं इनके यहाँ से देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा मिठास के लिए, खाना बना रहे हो तो भाई मीठा भी तो कुछ होना चाहिए, उसके लिए शहद का यूज किया करते थे। तलवार के साक्ष्य नहीं है, इसका मतलब भाई शांति थी यहाँ पर, है ना। तो ये कुछ चीजें जो है आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, कि इनकी जीवन शैली कैसी थी। हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले तलवार के साक्ष्य कहाँ से मिले। अब आप सोचेंगे भाई तलवार तो होगी, है ना, इतने डेवलप लोग थे तो तलवार कहीं नहीं थी। मोहर का प्रयोग हुआ है ना, मोहर का प्रयोग हुआ है। और चलो हाँ यहाँ पर आते हैं भाई, व्यापार किस तरीके से कर रहे थे। तो मोहर का प्रयोग किया करते थे, है ना। मोहर अभी हमने देखी पशुपति नाथ की मोहर थी, तो वही वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो है हड़प्पा की मोहर पर एक श्रृंगी पशु है। एक श्रृंगी का मतलब होता है एक सींग वाला, जिसके सिर पर केवल एक सींग है। एक सींग वाले पशु का मोहर पर जो है चित्र देखने को मिला है, जिसे स्पेशली जो है यूज किया जाता था ट्रेड के लिए। कोई सामान लेंगे तो मोहर दे देंगे, ठीक है, वो वाला था। मापन के लिए जो है यूनिट यूज की जा रही थी 16 के अनुपात में। ये थोड़ा पढ़ लेना वैसे ही, मतलब बस जानकारी के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है विदेशों से व्यापार हो रहा था। विदेशों से कहाँ से व्यापार हो रहा था, तो इसके लिए कुछ स्थान भी है कि हम जो है वस्तु खरीद रहे थे, हम नहीं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो तांबा जो है कहाँ से आ रहा था, खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से। चांदी आ रही थी अफगानिस्तान ईरान से। सोना कर्नाटका अफगानिस्तान ईरान से आ रहा था, ये लोग मंगाते थे। यहाँ पर टिन का प्रयोग, टिन कहाँ से आ रहा था, अफगानिस्तान ईरान से। इसके अलावा लाजवर्त जो है एक तरीके से कहेंगे कि भाई एक वस्तु होती है जिसका यूज कर रहे थे ये लोग, और आ रही थी मेसोपोटामिया से। और सीसे को जो है मंगाया जा रहा था ईरान से। ठीक है, तो ये चीजें थी जो कि आयातित वस्तुएं विदेश व्यापार के लिए प्रयोग की जा रही थी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर जो है कुछ और चीजें जान लेते हैं। तो क्या यहाँ वार्णिक जो है वर्ण व्यवस्था संभव थी, बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर कहा गया है कि संभवतः वार्णिक व्यवस्था थी। वार्णिक मतलब वर्ण व्यवस्था जो हम पढ़ते हैं ना, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो यहाँ पर एग्जैक्टली कोई ऐसी चीज मिली तो नहीं है, बट हम एक आइडिया लगा सकते हैं, हो सकता है ऐसी चीज रही हो।
ठीक है, कोई साक्ष्य तो नहीं मिला है, क्योंकि ऐसा कोई धर्म के बारे में भी कुछ ऐसा मिला नहीं कि कोई मंदिर बना हो। तो बस हम संभव तो कह सकते हैं कि पॉसिबल है ऐसा कुछ रहा हो। ठीक है, सिंधु, अगर हम इस सभ्यता की बात करें, इसका विनाश कैसे हुआ, तो कहा जाता है कि बाढ़ के कारण, है ना, बाढ़ आई और उसके कारण जो है क्या हुआ भाई, यहाँ पर इसका विनाश हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक लोग मतलब कुछ लोगों ने अपने विचार प्रकट किए हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है क्या थी, जुड़वा राजधानी कही गई है, एक जैसी ही दिखती थी दोनों। तो यहाँ पर ये पिगट जी हैं, पिगट जी। ठीक है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा, आगे आप देखोगे साक्ष्य में टेराकोटा वर्ड आएगा, है ना, टेराकोटा के बर्तन, टेराकोटा मिट्टी से ये बना वो बना। तो टेराकोटा क्या है, एक जो है आग में जब मिट्टी को पका दिया जाता है तो लाल रंग की हो जाती है, तो उसी को कहा जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी साइट यहाँ पर कौन सी थी, राखीगढ़ी हरियाणा में, और एक थी यहाँ पर मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जो है उन स्थलों की बात करते हैं जहां से कुछ कुछ साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो को एक और नाम दिया जाता है मृतकों का टीला। अब यहाँ से क्या क्या मिला है वो पढ़ लेते हैं। पहली बात, सबसे बड़ा अन्नागार। अन्नागार मतलब भोजन, फसल को इकट्ठा करके रखा जाता है। जैसे घर पे गेहूं आया तो गेहूं को कैसे टंकियों में भर देते हैं, वही वाला इनका अन्नागार। स्नानागार मिला है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले पूरा बात कर ली है हमने, है ना, कि उसका लंबाई चौड़ाई पूरा व्यास कितना था। इसके अलावा पशुपतिनाथ की मोहर मोहनजोदड़ो से, नृत्यकी की कांसे की मूर्ति, शव को जलाने के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। और पिछली वाले में पाषाण में क्या था, दफनाने की प्रथा थी। ठीक है, दाढ़ी वाला पुजारी यहाँ से देखने को मिला। इसके अलावा जब हम हड़प्पा की बात करेंगे तो भी मुद्रा की बात की हमने व्यापार के लिए, और उस मुद्रा पर जो है एक सींग वाले पशु की क्या मिलती है, चित्र मिलती है। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिलती है, तो वो भी यहाँ से मिलेगी, हड़प्पा से। इसके अलावा कालीबंगा से क्या क्या मिला, अग्निकुंड, इसका मतलब भाई यज्ञ वगैरह भी करते थे। अग्निकुंड का यूज क्या है, अग्निकुंड का यूज यही होता है कि भाई घर में पूजा होगी तो उसके लिए अग्निकुंड बना दिया जाता है। तो इसका मतलब भाई यहाँ पर अग्निकुंड मिला है। चूड़ी कारखाना था। युग्म समाधि मतलब जोड़ों में जो है लोगों को दफनाया भी गया है। शव जलाने के साक्ष्य कहाँ से मिले, वो मिले भाई आपके मोहनजोदड़ो से। लेकिन जब हम कालीबंगा की बात करेंगे तो यहाँ पर दो लोगों को एक साथ दफनाया गया है, उसे कहा जाता है युग्म समाधि। ठीक है, जुते हुए खेत हैं, और इसके अलावा जो है अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटें मतलब डिजाइन की हुई ईंटें हैं। लाल लाल ना कहते हुए कहोगे कि पकी हुई मिट्टी, है ना, पकी हुई मिट्टी जो है उससे बनी हुई ईंटें हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो हैं देखने को मिली हैं, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, एक घोड़े के साक्ष्य की यदि हम बात करें वो कहाँ से मिले हैं, सुरकोटडा से। लोथल से क्या मिला है, बांध और जलाशय स्टेडियम देखने को मिला है। धौलावीरा पर आते हैं तो बंदरगाह जो है धौलावीरा एक टाइम पर हुआ करता था और इसे मैनचेस्टर कहा जाता था, है ना। चलो, मैनचेस्टर में क्या होता है, जैसे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये सब आपने पढ़ा है ना। तो बताओ मैनचेस्टर का मतलब क्या है, जहां पर बहुत सारी मिलें हों, है ना, उद्योग धंधे जहां ज्यादा हो। इसके अलावा अगर हम बात करें धान और घोड़े के साक्ष्य, अग्निकुंड यहाँ पर भी मिला, युग्म समाधि यहाँ पर भी है, और मनके बनाने का कारखाना भी यहाँ देखा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अभी किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, क्या समझ नहीं आया। और ये हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता खत्म। समय कम है, पढ़ना बहुत कुछ ज्यादा है ना, तो इसीलिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पढ़ने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर अभी भी दिमाग में यही फिक्स है कि लिख कर ही पढ़ाओ, तो बेटा तुम्हारा जो है पेपर की डेट निकल जाएगी, तब तक भी सिलेबस खत्म नहीं होगा। हिस्ट्री छोटी सी नहीं है, हिस्ट्री वैसे ही सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास सबसे ज़्यादा वेटेज भी है, तो हम कुछ छोड़ भी नहीं सकते हैं, है ना, सब कुछ पढ़ना है। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को अब डेवलप कर लेना, और अब रिवीजन पे लग जाओ। जल्दी ही मॉक टेस्ट भी आएंगे, तो उस समय आपके क्वेश्चन अगर गलत हुए ना तो आप टेंशन में आ जाओगी, मैंने पढ़ा तो था लेकिन क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, हाँ वैदिक वाले भी मैं बनवा देती हूँ, है ना, मैं सोच रही हूँ कि वैदिक वैदिक वाला भी ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, चलो पूरा पीडीएफ मिलेगा, एकदम मिलेगा। तो आई थिंक यहाँ से चीजें थोड़ी सी आप लोग चेंज करेंगे। और रही बात कि ऐसे पढ़ाओ मैम, वो सर ऐसे पढ़ाते वो वैसे पढ़ाते हैं, तो बेटा सबका तरीका अलग होता है। जैसे मान लो अभी मैं आपको पढ़ा दूं, है ना, अभी मैंने आपको ये पढ़ाया, और फिर उसके बाद जो है
टाइम बहुत है। अच्छा जी भाई, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि आपके पास बहुत समय है? हाँ, कितना समय है मुझे बताओ तो, कि कितने महीने में? एक दो बच्चे जो समय लेकर बैठे हैं बच्चा, बाकी उनके लिए फिर ये सोचो कि बाकी बच्चों का भी तो समय इंपॉर्टेंट है ना, तो जिनको पेपर निकालना है, जिनको 2-3 महीने मुश्किल से मिलेंगे, तो ये बताओ जल्दी से। हाँ, अच्छा मैं कुछ बात करी थी अभी, देखो भुलवा दिया आप लोगों ने। संडे को क्लास नहीं होगी बच्चा, बात समझो भाई, संडे को नहीं होगी, आप लोगों को भी तो रिवाइज करना है। मैम A4 साइज में दे दीजिए। अच्छा ठीक है, वो मैं बोल दूंगी टीम को, जो जो हम कर सकते हैं आप लोगों के लिए वो करेंगे, ठीक है। तो अभी समय उतना नहीं है कि भाई अभी डिस्कस करने बैठे एक एक चीज को। 3 से 4 महीने हैं, आपको कैसे पता भाई 3 से 4 महीने हैं? तो बस पढ़ते ही रहोगे, रिवीजन और मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे? हम्म। कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में बेटा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, मुझे मुझे आइडिया नहीं है। चलो तो ठीक है फिर, बढ़ते हैं क्लास को एंड करने की तरफ। होली पे छुट्टी होगी, हाँ, 3 और 4 को, 3 और 4 को छुट्टी रहेगी, मंडे को क्लास होगी। कल आप रिवाइज करो, ठीक है, और तैयार है ना, मैं क्वेश्चन भी करूंगी आप लोगों से, ठीक है। जैसे मेरा काम है ना पढ़ाने का, वैसे ही आप लोगों का पढ़ने का भी है, तो आराम से बैठ के पढ़कर क्वेश्चन का आंसर भी करने हैं, ठीक है। चलो तो मिलते हैं मंडे को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।